नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम क्या करते हैं, खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान से। आज के हमारे इस कार्यक्रम में ऐसा ही हम कुछ करने वाले हैं, तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बदलते समय के साथ साथ खेती की पद्धतियों में भी बदलाव आ रहा है। लगातार नए नए शोध हो रहे हैं और प्रणालियों में परिवर्तन किया जा रहा है। आज एक ऐसी ही नई तकनीक के बारे में या फिर कहें एक नई प्रणाली के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे अपनाकर आप आसानी से खेती कर सकते हैं। इस प्रणाली का नाम है हाइड्रोपोनिक खेती। क्या है, कैसे आप इसे कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में। एक समय था जब हर घर का आंगन हरा भरा हुआ करता था। उसमें मौसम के अनुसार सब्जियां उगाई जाती थी, जो रोजमर्रा की जरूरतों को कम ही सही लेकिन पूरा तो करती थी। धीरे धीरे समय बदला और घर माले में बढ़ गए और यहाँ से बगिया का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता, एक बार फिर बदले हुए रूप में ही सही। लेकिन ये बगिया किचन गार्डन के रूप में हमारे सामने है, जिसके कई रूप है। उसी में से एक है हाइड्रोपोनिक खेती। इस तकनीक से कम स्थान में घर के उपयोग में आने वाली सब्जियों को उगाया जा सकता है। अब इस क्षेत्र में स्टार्टअप भी शामिल हो रहे हैं और वो लोगों को जरूरी सेटअप के साथ प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हमारी जो कंपनी है इसकी शुरुआत 2018 में की गई है इसके इनिशिएटर द्वारा मिस्टर आदित्य भल्ला, जो कि कनाडा में अपनी बीटेक की स्टडी करते थे। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया। मेजरली उनका पॉइंट ये था कि जब वो कनाडा में अपनी स्टडीज़ कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे हाइड्रोपोनिकली वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं। एंड इंडिया में आकर के उन्होंने इस चीज़ की जब शुरुआत करी, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के एजुकेशन के बारे में। इसीलिए फिर हमने जो है लाइक गवर्नमेंट के एक फोरम के बारे में सुना, जो कि है MSME। हमने वहाँ पर अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, जिससे हम लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट भी इसके अंदर हमारा बराबर सहयोग करे। एंड इसी के थ्रू हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कंपनी एक स्टार्टअप इंडिया सर्टिफाइड कंपनी भी है। एंड पहले हमारा जो मोटो था वो ये था कि हम अर्बन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को। बट धीरे धीरे अब हम लोग जो फोकस करते जा रहे हैं वो फोकस है फार्मर्स के ऊपर, फार्मर्स की नीड के ऊपर, कि कैसे उनको हम लोग हाइड्रोपोनिकली इस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड अभी उसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। आप ये जो सेटअप देख रहे हैं ये एक हमारा होम किट है, जो कि इजीली DIY किट है। आप आराम से इसे अपने पास ऑर्डर कर सकते हैं, घर पर ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसको जो है आप जो भी चाहें अपने पत्तेदार सब्जियां हैं, आपकी वाइनिंग क्रॉप्स आती हैं या फ्रूट्स आते हैं, आप उसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा बेटर बेस्ट जो चीज़ है हमारे हाइड्रोपोनिक चीज़ के बारे में, वो ये है कि कम पानी। एंड जो मेजर समस्या है यहाँ पर किसान की हमारे भारत के अंदर, कि पानी की कमी की वजह से बहुत फसलें ख़राब होती हैं। हाइड्रोपोनिकली आप उसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पानी आप कम यूज़ करेंगे एंड दूसरा जगह कम ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी इसको आराम से अपने पास इंस्टॉल कर सकता है। एंड इसमें यील्ड जो होता है वो और ज़्यादा ग्रो होता है कंपेरेटिव टू आपके सॉइल के कंपेरिजन के अंदर। हम सभी जानते हैं कि फसल उगाने के लिए सबसे जरूरी होता है मिट्टी या जमीन का होना, लेकिन आधुनिक तकनीकों ने इन सीमाओं के परे काम करना शुरू कर दिया है और उसी का नतीजा है हाइड्रोपोनिक खेती। क्या है और इसे कैसे शुरू करें, आइए समझते हैं। आमतौर पर इसे दो तरह से किया जा सकता है, घोल विधि, माध्यम विधि। घोल विधि में पौधों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों की मदद से उगाया जाता है। इस तकनीक में नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। वहीं माध्यम विधि में मिट्टी के बजाय नमी बनाए रखने के लिए बालू, धान की भूसी, कोकोपीट और पौधों के अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन पद्धतियों में नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व जरूरी नमी का ध्यान रखा जाता है। इस विधा को मिट्टी रहित खेती या जलीय कृषि भी कह सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पर्यावरण से कोई छेड़छाड़ नहीं होती और इन पौधों के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बचत होना लाजमी है। हालांकि मिट्टी में उगाए जाने वाले पौधों और इस तकनीक से उगाए जाने वाले पौधों की पैदावार में कुछ अंतर जरूर होता है, लेकिन फसल उत्पादन पर बाहरी जैविक और अजैविक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा ये भी फायदे हैं।
पौधों में बीमारियों की समस्या नहीं रहती। छोटे स्थान में भी कर सकते हैं खेती। पूरे साल हर तरह की फसल मिल जाती है। खरपतवार के उगने की आशंका नहीं होती। पत्तेदार सब्जियों के लिए ये तकनीक काफी कारगर। विदेशी सब्जियां घर में उगाना संभव। व्यावसायिक रूप से इस खेती में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि ये तकनीक भारत में फिलहाल छोटे रूप में ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि विदेशों में इस तकनीक का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ पारंपरिक सब्जियों की खेती से हटकर कुछ अलग करने वाले किसान इस तकनीक को अपनाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। साथ ही ये उन स्थानों के लिए बहुत लाभकारी है जहाँ पानी और जमीन की कमी रहती है। ऐसे स्थान में हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही किसानों को इस विधा में प्रशिक्षित कर उनकी आय में भी इजाफा किया जा सकता है। तो हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में आपने जान लिया। अभी भी कार्यक्रम में बहुत कुछ जानना बाकी है, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठे नहीं हैं? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं गिर गाय पालन के बारे में। ये एक देसी गाय है। अगर इसके पालन को आप अपनाते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये संभव तभी होगा जब आप सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन करेंगे। तो क्या करना है आपको गिर गाय पालन के दौरान, आइए बताते हैं आपको। डेयरी में दिनों दिन उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु की नस्ल का चुनाव सबसे अहम होता है, और जब बात देसी गाय में उच्च नस्ली की होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर भरपूर उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध, घी, गौमूत्र, यहाँ तक कि गोबर भी अच्छे दाम पर बेचा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इस वजह से पशुधन हानि की आशंका कम हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं गिर गाय के नाम के पीछे की कहानी। इसका नाम गुजरात के गिरवन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र गुजरात के सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर, अमरेली जिलों में है। वहीं इसकी लोकप्रियता राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ब्राजील तक फैली है। इसीलिए इसकी संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसकी मुख्य रूप से दो नस्लें प्रचलित है। उन्नत नस्लें स्वर्ण कपिला, देवमणि। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी पहचान कैसे की जाए। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। इसका माथा चौड़ा होता है। गिर गाय के कान सबसे लंबे होते हैं। इसके सींग लंबे व घुमावदार होते हैं। थन पूर्ण विकसित और हम्प पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गिर गाय से एक दिन में 50 लीटर तक दूध लिया जा सकता है।
यही वजह है कि पशुपालकों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। पहले ये सिर्फ गुजरात में पाई जाती थी, लेकिन अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आसानी से देखी जा सकती है। इसका जीवन काल 12 से 15 साल तक का होता है। गिर अपने जीवन काल में 6 से 12 बच्चे तक पैदा कर सकती है। इसका वजन लगभग 400 से 475 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब पशु को अच्छा आहार दिया जाए। गिर गाय से बेहतर दूध का उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए संतुलित पोषण आहार देना चाहिए। पशु के लिए 100 किलो आहार का मिश्रण बनाने के लिए बिनौला की खली 10 किलो, चने व मूंग की चूरी 25 किलो, गेहूं व मक्का का दलिया 40 किलो, सोयाबीन की चूरी 22 किलो, खनिज मिश्रण 2 किलो, नमक 1 किलो मिलाकर तैयार कर सकते हैं। तैयार बाटा जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो देना चाहिए। वहीं दूध देने वाली गाय के लिए 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त देना चाहिए। इसके अलावा बाहर चराने से भी बेहतर उत्पादन मिलता है। आहार, आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। पशुओं को परजीवियों से बचाने के लिए साल में 4 बार डिवार्मिंग कराएं। वातावरण में नमी बढ़ने पर बाह्य परजीवियों से सुरक्षा देने के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय पर टीकाकरण कराएं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का पशुपालक कैलेंडर पर। तो इस माह में आपको किस तरह के प्रबंधन कार्य करने हैं, आइए जानने के लिए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। आज फिट इंडिया क्विज में बारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट फिनाले में 4 टीमें, एक लक्ष्य पहुंचना है इन टीमों को नेशनल फाइनल्स तक। ये है इस फिनाले का पहला सवाल केंद्रीय विद्यालय योलकैंड के लिए। 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। What a start! What a fantastic start from the 2 young girls! ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का। हमारे जो आज के कामयाब किसान हैं वो एक सफल उद्यमी हैं। जी हाँ, ये डेयरी के कार्य से जुड़े हुए हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं। कैसे, आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं आज के सफल उद्यमी किसान से।
हरियाणा देश का ऐसा राज्य जो उन्नत खेती के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही पशुपालन के लिए भी जाना जाता है। इन दोनों ही भूमिकाओं को संभाल रहे हैं रोहतक जिले के प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी अपने करीब 3 हेक्टेयर के खेत में गेहूं, सरसों, जौ, कपास, मोटे अनाज, सब्जी फसलों की खेती करते हैं, जिसके लिए कम पानी में भरपूर पैदावार की विधियों का इस्तेमाल होता है। वहीं प्रदीप मिल्क प्रोडक्ट भी बनाते हैं। कैसे आया उन्हें इसका विचार, आइए जानते हैं। MBA की डिग्री लेने के बाद हर युवा चाहता है कि उसे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए और जीवन खुशहाली से बीते। हिसार के प्रदीप जी ने भी ऐसा ही किया। कॉर्पोरेट जगत में करीब 10 साल तक अपनी सेवाएं देते हुए उनके मन में वो सुकून नहीं था जो वो चाहते थे। सुकून की ये तलाश खत्म करने के लिए प्रदीप कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें किसानों का भी भला हो जाए और स्वयं का व्यवसाय भी शुरू किया जा सके। बहुत विचार मंथन करने के बाद प्रदीप जी ने 2018 में बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की, जिसमें वो किसानों से दूध लेकर उसे प्रोसेस करते थे। अपने उत्पाद को पहचान देने के लिए प्रदीप जी शुरुआत में पार्कों में जाकर सुबह शाम गर्म दूध का स्टॉल लगाते थे। उत्पाद की लोकप्रियता देखकर इसकी गुणवत्ता और स्वाद में और सुधार किए गए। इसके बाद दूध के साथ साथ खीर, बादाम मिल्क, लस्सी जैसे उत्पाद भी बनाने लगे। आज प्रदीप जी कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जिसमें केसर, पिस्ता बादाम मिल्क, हरियाणवी रबड़ी, केसर काजू बादाम खीर, मावा बर्फी, मसाला लस्सी, मीठी लस्सी, कुल्फी, गाय का घी, भैंस का घी शामिल है। मैं मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मांडी पुरानो गांव का रहने वाला हूं। मैंने MBA करने के बाद कॉरपोरेट में लगभग 10 साल काम किया। उस दौरान सप्लाई चेन और मार्केटिंग की लाइन को समझने के बाद मैंने ये सोचा कि जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद बेच सकते हैं तो किसान के उत्पाद क्यों नहीं बेच सकते। इसी उद्देश्य के साथ मैं घर से निकला, देश के विभिन्न राज्यों में घूम के सर्वे किया। उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे दूध की दुनिया में काम करना है और दूध भी रॉ मिल्क नहीं बेचना है, दूध को प्रोसेस करके बेचना है। तो 17 दिसंबर 2018 को रोहतक में मैंने बागड़ी मिल्क पार्लर के नाम से अपना वेंचर शुरू किया। शुरुआत में हमने 2 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उनका दूध बेचेंगे। धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, मिल्क की प्रोसेसिंग भी बढ़ाते चले गए। आज हमारे साथ 23 किसान काम कर रहे हैं। गांव के कम पढ़े लिखे और अप्रशिक्षित 11 लोगों को हमने रोजगार दे रखा है। उपभोक्ता को शुद्ध और ताज़ा चीज़ें मिले, किसान को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले और कम पढ़े लिखे और अशिक्षित युवाओं को और जो जिनका प्रशिक्षण भी नहीं है किसी विशेष कार्य में, उनको रोजगार मिले। इसी उद्देश्य के साथ हमने बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की थी। कोविड के दौरान भी हम सर्वाइव कर पाए। हमने अपने कर्मचारियों को भी 75% सैलरी दी, उनका रहना खाना सब कुछ झेला। ये क्योंकि हम उनको सिर्फ कर्मचारी नहीं मानते और जो किसान हमारे साथ काम कर रहे थे वो दूध का क्या करें, हमने उनसे घी बनवाया कि घी का क्या प्रयोग करें। घी से फिर हम अन्य चीज़ें, मावा बर्फी, बेसन के लड्डू, जलेबी, ये चीज़ें बनाने लगे। अब हमने ऑनलाइन भी अपने उत्पाद भेज रहे हैं। देश के लगभग हर राज्य में हमारे उत्पाद जाते हैं। तो यही ताकत है कि ये उपभोक्ता, किसान और रोजगार, तीनों चीज़ों के लिए इससे बेहतर मॉडल हो नहीं सकता। इसलिए मॉडल है कि एक छोटे से मॉडल में 3 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और आज उनका ये व्यवसाय लाखों लोगों तक, देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसमें उन्होंने करीब 11 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। वो बताते हैं कि शुरुआत में उनके इस काम में केवल 2 किसान जुड़े हुए थे, जो वर्तमान में 23 हो चुके हैं। प्रदीप जी के इस काम के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। वो किसानों से सामान्य से ज्यादा दाम पर दूध खरीदते हैं और प्रोसेस करके दूध से बने उत्पाद बनाते हैं। वो बताते हैं कि हम 3 महीनों के अंतराल पर पशुपालकों को प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं, जिसमें उन्हें ये सिखाया जाता है कि अच्छी गुणवत्ता का दूध कैसे लिया जा सके। साथ ही पशु के रखरखाव और नस्ल सुधार से संबंधित जानकारी भी दी जाती है, जिससे किसान और उत्पाद दोनों का भला हो सके। उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि उन्हें इस साल पूसा मेले में नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IR इनोवेटिव फार्मर 2020 अवार्ड के लिए हमें सम्मानित किया गया। हर साल हम पूसा कृषि मेले में स्टॉल लगाते हैं और हमारे उपभोक्ता प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का ये आलम है कि इस हर रोज़ 12 से 1 बजे तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बाकी किसान साथियों को भी कि एक ऐसा मॉडल आधारित करें जिसमें उपभोक्ताओं को अपने मूल्यों का, उपभोक्ताओं को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिलें, किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मिले और कम पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिले। इससे बेहतर क्या मॉडल हो सकता है।
एक और अच्छी बात यह है कि प्रदीप जी ने अपने उत्पादों के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इससे कुम्हारों को भी रोजगार मिल सकेगा और उनकी आय में इजाफा होगा। वाकई में प्रदीप जी जैसी सोच रखने वाले लोग देश की तकदीर बदलने का हुनर रखते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें कि आप कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं YouTube चैनल के जरिए। QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।